दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनटेम्ड नाम की इस बेहतरीन एक तरह से अपकमिंग सीरीज के बारे में, जो कि हमें देखने को मिल रही है 17 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो इसी के बारे में आज पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आगे मैं इसकी और डिटेल आपको बताता हूँ। अनटेम्ड नेटफ्लिक्स पर आने वाली एक अमेरिकी ड्रामा मर्डर मिस्ट्री टेलीविजन सीरीज है जो योसेमाइट नेशनल पार्क पर आधारित है और इसमें एरिक बाना और सैम नील मुख्य भूमिका में है। यह 17 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है। आधार: योसेमाइट नेशनल पार्क में एक शव मिला है। एक गालना, एरिक बाना, काइल टर्नर, सैम नील पॉल सॉटर के रूप में, विल्सन बेथेल, शेन मैगुइरे के रूप में, लिली सैंटियागो, नाया वास्केज, रोजमेरी डेविड, जिल बोडविन के रूप में। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। 2 मूल रिलीज तिथि 3 1 टीबीए मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ 17 जुलाई 2025। 2 टीबीए मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ 17 जुलाई 2025। 3 टीबीए मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ 17 जुलाई 2025। 4 टीबीए मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ 17 जुलाई 2025। 5 टीबीए मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ 17 जुलाई 2025। 6 टीबीए मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ 17 जुलाई 2025। उत्पादन: इस सीरीज का निर्माण वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन और स्टूडियो आधारित जॉन वेल्स प्रोडक्शंस द्वारा किया गया है। इसे मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ ने लिखा है, जो एरिक बाना, जिसमें जॉन वेल्स प्रोडक्शंस के जॉन वेल्स और एरिन जोंटो, एस्केप आर्टिस्ट्स एंटरटेनमेंट के टॉड ब्लैक और टोनी शॉ, बी होल्डर प्रोडक्शंस के स्टीव ली जोन्स और सिंडिकेट एंटरटेनमेंट के क्लिफ रॉबर्ट्स भी शामिल है, के साथ सहशो रनर और कार्यकारी निर्माता भी है। 4 सैम नील, लिली सैंटियागो, रोजमेरी डेविड और विल्सन बेथेल जून 2024 में कलाकारों में शामिल हुए। 5 6 7 फिल्मांकन जून 2024 में वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुआ। 8 9 फिल्मांकन स्थानों में चिपकेर पार्क शामिल था। 10 मुक्त करना सीमित श्रृंखला का प्रीमियर 17 जुलाई 2025 को होने वाला है। शैली: नाटक। हत्या का रहस्य के द्वारा बनाई गई मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ। शोरन्स मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ द्वारा लिखित मार्क एल स्मिथ और एले स्मिथ। अभिनीत: एरिक बाना, सैम नील, विल्सन बेथेल, लिली सैंटियागो, रोजमेरी डेविड। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल भाषा अंग्रेजी। उत्पादन: कार्यकारी निर्माता मार्क एल स्मिथ, एले स्मिथ, एरिक बाना, टॉड ब्लैक, टोनी शॉ, जॉन वेल्स, एरिन जोंटो, क्लिफ रॉबर्ट्स, स्टीव ली जोन्स। उत्पादन कंपनियां: जॉन वेल्स प्रोडक्शंस, एस्केप आर्टिस्ट, बी होल्डर प्रोडक्शंस, सिंडिकेट एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स स्टूडियो, वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन। मार्क एल स्मिथ एक अमेरिकी पटकथा लेखक है। उन्हें द रेवेनेंट 2015, द मिडनाइट स्काई 2020, द बॉयज इन द बोट 2023 और ट्विस्टर्स 2024 फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए जाना जाता है। आजीविका: स्मिथ ने 2006 की फिल्म सेंस लिखी और निर्देशित की, जिसने यूरेका स्प्रिंग्स डिजिटल फिल्म फेस्टिवल में फेस्टिवल पुरस्कार और शॉकफेस्ट में हॉरर शैली पुरस्कार जीता। तब से उन्होंने एक पटकथा लेखक के रूप में काम किया है। स्मिथ के लेखन क्रेडिट में 2007 की हॉरर फिल्म वैकेंसी और इसकी प्रीक्वल वैकेंसी 2, द फर्स्ट कट 1 और 2009 की जो डाटे फिल्म द होल शामिल है। 2
अलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू के साथ। उन्होंने द रेवेनेंट का सहलेखन किया, जो माइकल पंक के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम हार्डी और विल पॉल्टर है। शूटिंग सितंबर 2014 में शुरू हुई। दिसंबर 2017 में रीबूट की गई स्टार ट्रेक श्रृंखला की चौथी फिल्म की पटकथा लिखने के लिए स्मिथ को पैरामाउंट द्वारा काम पर रखा गया था। एरिक बानाडिनोविक एएम, जन्म 9 अगस्त 1968, जिन्हें पेशेवर रूप से एरिक बाना बटा बीएन के नाम से जाना जाता है, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा द कैसल 1997 और जीवनी पर आधारित अपराध फिल्म चॉपर 2000 से प्रसिद्धि पाने से पहले स्केच कॉमेडी सीरीज फुल फ्रंटल से अपना करियर शुरू किया था। ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन शो और फिल्मों में एक दशक की भूमिकाओं के बाद बाना ने युद्ध फिल्म ब्लैक हॉक डाउन 2001 में अपने प्रदर्शन और सुपरहीरो फिल्म हल्क 2003 में ब्रूस बैनर की भूमिका के लिए हॉलीवुड का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने युद्ध महाकाव्य ट्रॉय 2004 में हेक्टर की भूमिका निभाई और स्टीवन स्पीलबर्ग की ऐतिहासिक थ्रिलर म्यूनिक 2005 में प्रमुख भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने विज्ञानकथा फिल्म स्टार ट्रेक में खलनायक नीरो की भूमिका निभाई, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। बाना ने 2010 के दशक में लगातार काम करना जारी रखा। लोन सर्वाइवर 2013 में लेफ्टिनेंट कमांडर एरिक एस क्रिस्टेंसन को चित्रित किया और हॉरर फिल्म डिलीवर अस फ्रॉम एविल 2014 में पुलिस सार्जेंट राल्फ सर्ची की भूमिका निभाई। बाना कई ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है और उन्होंने महाकाव्यों से लेकर विज्ञान कथा और एक्शन थ्रिलर तक विभिन्न शैलियों में विशिष्ट मुख्य और चरित्र भूमिकाएं निभाई है। अभिनय के अलावा बाना मोटर रेसिंग के भी शौकीन है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। नाटक के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए बाना को 2019 के बर्थडे ऑनर्स में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एएम का सदस्य नियुक्त किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बाना का जन्म 9 अगस्त 1968 को मेलबर्न, विक्टोरिया में हुआ था। उनके पिता इवान क्रोएशियाई थे, जाग्रेब में जन्मे और कैटरपिलर इंक में लॉजिस्टिक्स मैनेजर के रूप में काम करते थे, और उनकी जर्मन मां एलेनोर एक हेयर ड्रेसर थीं, जो मूल रूप से जर्मनी के मैनहेम के पास की थीं। उनका एक बड़ा भाई एंथनी है। उन्होंने कहा है, मुझे हमेशा अपने मूल पर गर्व रहा है, जिसका मेरे पालन पोषण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मैं हमेशा यूरोपीय मूल के लोगों की संगति में रहा हूं। 2. उनका पालन पोषण कैथोलिक परिवार में हुआ। 3. बाना का पालन पोषण मेलबर्न के उपनगरों ब्रॉडमेडोज 4 और टुल्लामरीन में हुआ, और उन्होंने पेनले और एसेंडन ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की। 5. जीवन में जल्दी ही अभिनय कौशल दिखाते हुए बाना ने 6 या 7 साल की उम्र में परिवार के सदस्यों की नकल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने दादा की चाल, आवाज और तौर तरीकों की नकल की। स्कूल में वह मुसीबत से निकलने के लिए अपने शिक्षकों की नकल करता था। 6. एक किशोर के रूप में उन्होंने मेल गिब्सन की फिल्म मैड मैक्स देखी और फैसला किया कि वह एक अभिनेता बनना चाहते हैं। 5. उन्होंने 1991 तक प्रदर्शन कला में करियर पर गंभीरता से विचार नहीं किया, हालांकि जब उन्हें मेलबर्न के कैसल होटल में बारमैन के रूप में काम करते हुए कॉमेडी करने के लिए राजी किया गया। हालांकि आंतरिक शहर के पब में उनके स्टैंड अप गिग से उन्हें खुद का समर्थन करने के लिए पर्याप्त आय नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने बारमैन के रूप में अपना काम जारी रखा और टेबल पर वेटर का काम किया। 7. 8. आजीविका 1993 से 1997। शुरुआत 1993 में बाना ने स्टीव विजार्ड के लेट नाइट टॉक शो टुनाइट लाइव पर अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 5. उनके प्रदर्शन ने स्केच कॉमेडी सीरीज फुल फ्रंटल के निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें एक लेखक और कलाकार के रूप में शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शो में अपने 4 वर्षों के दौरान बाना ने अपनी अधिकांश सामग्री खुद लिखी और अपने कुछ पात्रों को
अपने परिवार के सदस्यों पर आधारित किया। कोलंबो, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टेलोन, टॉम क्रूज और ऑस्ट्रेलियाई टीवी व्यक्तित्व रे मार्टिन के उनके प्रभावों ने बाना को शो के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। 9. इस सफलता ने उन्हें 1994 में कॉमेडी एल्बम आउट ऑफ बाउंड्स रिकॉर्ड करने और 1996 में एरिक नामक अपने स्वयं के टेलीविजन विशेष की मेजबानी करने के लिए प्रेरित किया। बाना द्वारा लिखित और प्रस्तुत की गई इस श्रृंखला में स्किट, स्टैंड अप और सेलिब्रिटी अतिथि शामिल थे, लेकिन यह पर्याप्त दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रही और कम रेटिंग के कारण केवल 8 एपिसोड के बाद ही इसे रद्द कर दिया गया। 10. फिर भी 1997 में उन्हें शो में उनके काम के लिए सबसे लोकप्रिय हास्य व्यक्तित्व के लिए लॉजी पुरस्कार मिला। उसी वर्ष बाना ने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द कैसल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो मेलबर्न के एक परिवार के मेलबर्न हवाई अड्डे के पास अपना घर बनाए रखने के संघर्ष की कहानी है, क्योंकि हवाई अड्डा प्राधिकरण उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर करता है। उन्होंने कॉन पेट्रोपोलस नामक एक सहायक भूमिका निभाई, जो एक किकबॉक्सिंग अकाउंटेंट है और उस गृहस्वामी का दामाद है। द कैसल ने ऑस्ट्रेलिया में बॉक्स ऑफिस पर 428 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कमाई करके आलोचकों और वित्तीय दृष्टि से आश्चर्यजनक सफलता हासिल की। 5. 1998 से 2004 हॉलीवुड में सफलता। 1997 में नाटकीय भूमिकाओं में अपने अनुभव की कमी के बावजूद निर्देशक एंड्रयू डोमिनिक ने बाना को फिल्म चॉपर 2000 में काम करने के लिए आमंत्रित किया, जो कुख्यात ऑस्ट्रेलियाई अपराधी चॉपर रीड के जीवन पर आधारित एक जीवनी पर आधारित फिल्म थी। डोमिनिक इस प्रोजेक्ट पर 5 साल से काम कर रहे थे, लेकिन रीड की भूमिका के लिए उन्हें कोई अभिनेता नहीं मिल रहा था। रीड ने खुद बाना को सुझाव दिया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें टेलीविजन पर एक नाटक करते देखा था और उसके बाद ही डोमिनिक ने उन्हें इस भूमिका के लिए चुना। 12. भूमिका के लिए बाना ने अपना सिर मुंडवा लिया, 14 किलोग्राम 30 पाउंड वजन बढ़ाया और अपनी नकल उतारने के लिए रीड के साथ 2 दिन बिताए। फिल्मांकन के दौरान वह सुबह 4 बजे सेट पर पहुंचे और रीड के ट्रेडमार्क टैटू में ढके हुए 5 घंटे बिताए। 13. ऑस्ट्रेलिया के बाहर फिल्म की सीमित रिलीज के बावजूद बाना के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली। अमेरिकी फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने बाना की प्रशंसा करते हुए कहा कि एरिक बाना नामक एक हास्य अभिनेता में फिल्म निर्माताओं को, मुझे लगता है, एक भविष्य का सितारा मिल गया है। उनमें एक ऐसी गुणवत्ता है जो कोई भी अभिनय स्कूल आपको नहीं सिखा सकता है और कुछ अभिनेता इसकी बराबरी कर सकते हैं। आप उनसे नजरें नहीं हटा सकते। 5. 14. चॉपर ऑस्ट्रेलिया में एक आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी। 2001 में निर्देशक रिडले स्कॉट ने फिल्म ब्लैक हॉक डाउन 2001 में एक अमेरिकी सैनिक के रूप में बाना को कास्ट किया। स्कॉट, रसेल क्रो की सिफारिश के साथ और चॉपर में बाना के प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें ऑडिशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 15. फिल्म में उन्होंने सार्जेंट फर्स्ट क्लास नॉर्म हुटेन, एक कुलीन डेल्टा फोर्स सैनिक की भूमिका निभाई, जो एक विद्रोही सरदार के 2 शीर्ष लेफ्टिनेंटों को पकड़ने के मिशन के बाद सोमालिया के मोगादिशु में एक लड़ाई से बाहर निकलने के लिए लड़ता है। बाना ने चॉपर के लिए जो वजन बढ़ाया था उसे कम किया और फिल्मांकन शुरू होने के महीनों पहले व्यायाम शुरू कर दिया। उन्होंने फोर्ट ब्रैग में डेल्टा फोर्स ऑपरेटरों के साथ प्रशिक्षण भी लिया। 17. बाना की अगली परियोजना 2002 की कम बजट की ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द नगेट थी। यह कॉमेडी फिल्म 3 कामकाजी वर्ग के पुरुषों पर तत्काल धन के प्रभाव को दर्शाती है और ऑस्ट्रेलिया में मध्यम सफलता के साथ रिलीज हुई थी। बाना ने 2000 में चॉपर फिल्माने के बाद स्क्रिप्ट पढ़ी और वह इसके प्रति आकर्षित हुए, क्योंकि इससे उन्हें अपने बचपन की याद आ गई और क्योंकि उन्हें इसके पात्र मनोरंजक और पसंद करने योग्य लगे। 18. द नगेट फिल्माने के दौरान बाना को लोकप्रिय मार्वल कॉमिक बुक श्रृंखला द इनक्रेडिबल हल्क के फिल्म रूपांतरण में ब्रूस बैनर की मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी।
निर्देशक एंग ली के इस परियोजना में शामिल होने के बारे में जानने के बाद ही उन्होंने इस भूमिका पर विचार किया। 16 बाना ने फिल्म द आइस स्टॉर्म में उनके काम के लिए ली की प्रशंसा की और अंतिम स्क्रिप्ट पूरी होने से पहले फिल्म पर काम करने के लिए सहमत हो गए। 19 हालांकि हल्क 2003 को मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता थी। बाना के प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा हुई। न्यूयॉर्क डेली न्यूज के जैक मैथ्यूज ने महसूस किया कि बाना ने ब्रूस बैनर की भूमिका बहुत दृढ़ विश्वास के साथ निभाई। 2003 में उन्होंने समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से प्रशंसित एनिमेटेड पिक्सर फिल्म फाइंडिंग निमो में हैमरहेड शार्क एंकर की आवाज दी। 2004 में बाना ने युद्ध महाकाव्य ट्रॉय में ब्रैड पिट और ऑरलैंडो ब्लूम के साथ सह-अभिनय किया। उन्होंने ग्रीक योद्धा अकिलिस के खिलाफ लड़ने वाले ट्रोजन बलों के नेता प्रिंस हेक्टर को चित्रित किया। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वह हेक्टर के प्रति आकर्षित हुए क्योंकि मुझे वास्तव में उनके लिए बहुत कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा कि वह एक अद्भुत चरित्र थे। ऑरलैंडो मुझे मौत से प्यार है और हमने पहले भी साथ काम किया है, और जब उन्हें मेरे छोटे भाई के रूप में लिया गया था तो यह एक शानदार एहसास था और मुझे उम्मीद है कि फिल्म में दिखाई देगा। 22 बाना ने तलवार प्रशिक्षण में सबक लेकर और घुड़सवारी सीखकर भी भूमिका के लिए तैयारी की थी। बीबीसी की स्टेला पापामाइकल ने सोचा कि वह चुंबकीय थे। 25 और द वाशिंगटन पोस्ट के डेसन थॉमसन ने उनके दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन पर विश्वास किया। 26 2005 से 2010 ऐतिहासिक फिल्में और स्टार ट्रेक। मई 2007 में लकी यू के प्रीमियर पर बाना, हल्क और ट्रॉय की अलग-अलग प्रतिक्रिया के बाद फिल्म समीक्षकों ने बड़े बजट की फिल्मों में बाना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने एम्पायर में जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि यह हल्क फ्लॉप रही। जब आप लंबी शूटिंग पर होते हैं तो यह एक लंबा निजी निवेश होता है। अगर मैं अंतिम परिणाम से खुश नहीं होता तो मैं बहुत निराश होता, लेकिन अब तक हर मामले में मैं खुश रहा हूं। ट्रॉय $50 ले सकता है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। 27 अगले वर्ष 2005 में बाना ने स्टीवन स्पीलबर्ग की विवादास्पद थ्रिलर म्यूनिख में डैनियल क्रेग और जेफरी रश के साथ सह-अभिनय किया। बाना ने मोसाद एजेंट अवनर की भूमिका निभाई, जिसे 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इजरायली एथलीटों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले ब्लैक सितंबर आतंकवादियों को ट्रैक करने और मारने का आदेश दिया गया है। 28 फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली। 29 और दुनिया भर में $131 मिलियन की कमाई हुई। इसे 2006 में 5 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 30 लॉस एंजल्स टाइम्स ने लिखा कि अवनर के रूप में बाना संवेदनशीलता और निर्ममता का संयोजन पेश करती है और जानती है कि एक ऐसा चेहरा कैसे पेश किया जाए जिसके लिए चिंता एक नया अनुभव है। 31 टेलीग्राफ बाना के भावनात्मक और बेहद विश्वसनीय चित्रण से समान रूप से प्रभावित हुआ। 2006 में बाना को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 33 लकी यू, एक रोमांटिक कॉमेडी जिस पर बाना ने म्यूनिख फिल्माने से पहले काम किया था, 2007 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्होंने हक चीवर का किरदार निभाया था, जो एक पेशेवर पोकर खिलाड़ी है जिसे लास वेगास में एक उच्चदाम टूर्नामेंट जीतने के लिए अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर काबू पाना होगा। लकी यू को नकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। 34 एक आलोचक ने कहा कि बाना का प्रदर्शन बस इतना आकर्षक नहीं है कि हमें इस बात की परवाह हो कि वह सफल होता है या असफल। 35 उनकी अगली फिल्म ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा रोमुलस माई फादर 2007 थी। रेमंड गैटा के इसी शीर्षक के संस्मरण पर आधारित फिल्म। बाना का अगला प्रोजेक्ट ऐतिहासिक ड्रामा द अदर बोलिंग गर्ल 2008 था। इस फीचर में उन्होंने स्कारलेट जोहानसन और नताली पोर्टमैन के साथ इंग्लैंड के हेनरी अष्टम की भूमिका निभाई। बाना को भूमिका की पेशकश करने पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वीकार किया
कि अगर उन्हें यह भूमिका किसी अन्य शीर्षक के तहत प्रस्तुत की गई होती तो वह शायद इसे खोले बिना ही पास कर देते। 37 अगले वर्ष उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म स्टार ट्रेक में क्रिस पाइन और जैचरी क्विंटो के साथ सह-अभिनय किया। फिल्म में बाना ने नीरो की भूमिका निभाई, जो एक रोमुलान खनन जहाज का कप्तान है जो स्पॉक से बदला लेने का प्रयास करता है, जिसे वह अपने गृहग्रह और उसके निवासियों के विनाश के लिए दोषी ठहराता है। भूमिका की तैयारी के लिए बाना ने अपना सिर मुंडवा लिया। 40 बाना ने बाद में याद करते हुए कहा, यह एक अविश्वसनीय अनुभव था और यह अभिनेताओं का एक बेहतरीन समूह था, लेकिन उन्होंने 2013 के सीक्वल में अपनी भूमिका को दोहराया नहीं और कहा, यह मेरे लिए बस एक बार का अनुभव था। 41 सिडनी ओपेरा हाउस में स्टार ट्रेक का प्रीमियर 2009। 2009 में वह साइंस फिक्शन द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ में भी दिखाई दिए। 42 जो ऑड्रे निफेनेगर के 2003 के इसी शीर्षक वाले उपन्यास पर आधारित थी। रॉबर्ट श्वेंट के द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रेचल मैकएडम्स और रॉन लिविंगस्टन है। कहानी हेनरी डी टैम्बल बाना के बारे में है, जो एक शिकागो लाइब्रेरियन है जिसे एक असाधारण आनुवंशिक विकार है, जिसके कारण वह क्लेयर एब्शायर मैकएडम्स के साथ रोमांटिक संबंध बनाने की कोशिश में बेतरतीब ढंग से समय यात्रा करता है, जो बाद में उसकी पत्नी बन गई। जबकि फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली। 43 द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के आलोचक ने बाना और मैकएडम्स के बीच की केमिस्ट्री की सराहना की। साथ में वे एक अंतरंगता हासिल करते हैं जो आपको स्क्रिप्ट की खामियों से विचलित करने की पूरी कोशिश करती है। 44 2009 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में बाना ने एडम सैंडलर और सेथ रोजेन के साथ जुड अपाटो की 2009 की एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता फनी पीपल के बारे में सह-अभिनय किया, जो अमेरिकी मुख्यधारा की कॉमेडी में बाना की पहली उपस्थिति थी। 45 रोजेन ने बाना को इसलिए कास्ट किया था क्योंकि वह उनके शुरुआती टेलीविजन काम के प्रशंसक थे और म्यूनिख में उनके प्रदर्शन से प्रभावित थे। 46 रोलिंग स्टोन पत्रिका के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और कहा कि बाना के प्रदर्शन ने वास्तविक हास्य स्वभाव दिखाया। 47 इसके अलावा 2009 में बाना ने डॉक्यूमेंट्री लव द बीस्ट का निर्देशन और अभिनय किया। यह उनकी पहली कार फोर्ड जीटी फाल्कन कूप के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों का विवरण देता है और एक कार प्रेमी के रूप में उनकी प्रगति का अनुसरण करता है। 48 49 अंत में बाना ने एनिमेशन मैरी एंड मैक्स 2009 में ग्रीक ऑस्ट्रेलियाई डेमियन की आवाज दी। 50 2011 वर्तमान करियर प्रगति 2011 में बाना ने एक्शन थ्रिलर हैना में पूर्व CIA ऑपरेटिव एरिक हेलर की भूमिका निभाई, जिसमें साओर्से रोनन और केट ब्लैंचेट भी थीं। 51 यह फिल्म बाना के लिए सफल रही क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर खुली। 52 कई मीडिया आउटलेट्स ने बाना के प्रदर्शन की प्रशंसा की। एक आलोचक ने इसे भूतिया आत्मीयता का एक नोट बताया। 53 54 एक साल बाद बाना ने डेडफॉल में अभिनय किया, जो एक अपराध ड्रामा है जो 2 भाई बहनों का अनुसरण करता है जो एक असफल कैसीनो डकैती के बाद खुद की रक्षा करने का फैसला करते हैं। मेटाक्रिटिक के अनुसार फिल्म को मिश्रित या औसत समीक्षा मिली 55, लेकिन सैलून पत्रिका के एंड्रयू ओहीर ने बाना के करिश्माई पत्थर ठंडे हत्यारे चरित्र का आनंद लिया। 56 बाना ने लोन सर्वाइवर 2013 में लेफ्टिनेंट कमांडर एरिक एस क्रिस्टेंसन का किरदार निभाया था। 57 उन्होंने कहा, पीट बर्ग निर्देशक और मैंने कई साल पहले लगभग साथ काम किया था, इससे पहले कि कोई जानता कि मैं कौन हूं, और हम संपर्क में रहे। उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि वह फिल्म बना रहे हैं और वह चाहते हैं कि मैं मिशन कमांडर क्रिस्टेंसन की भूमिका निभाऊं। मैंने बस मौका गवाया नहीं। मुझे कहानी पसंद है। मुझे लगा कि यह संभावित रूप से एक आकर्षक फिल्म बन सकती है और मुझे पता था कि पीट इस काम के लिए सही व्यक्ति है। 58 रिलीज होने पर
लोन सर्वाइवर ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 154.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 59 वैरायटी पत्रिका ने सोचा कि बाना को अच्छी तरह से कास्ट किया गया था। 60 61 इसके बाद बाना रेबेका हॉल के साथ थ्रिलर क्लोज्ड सर्किट 2013 में एक वकील की भूमिका में नजर आईं, जहां उन्होंने लंदन में आतंकवादी हमले की योजना बनाने के आरोपी एक तुर्की व्यक्ति का बचाव किया। रिहाई के बाद शिकागो रीडर के आलोचक ने बाना और हॉल के बीच तालमेल की कमी को महसूस किया। 62 अगले वर्ष बाना ने अलौकिक हॉरर डिलीवर अस फ्रॉम एविल में अपसामान्य मामलों की जांच करने वाले पुलिस सार्जेंट राल्फ सार्ची की भूमिका निभाई। 63 यह फिल्म 2 जुलाई 2014 को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में 87.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 64 कई आलोचकों ने फिल्म को नापसंद किया, जिसमें द आयरिश टाइम्स के डोनाल्ड क्लार्क भी शामिल थे, जिन्होंने सोचा कि बाना को गलत तरीके से कास्ट किया गया था। 65 66 2016 में उन्होंने रिकी गेरवाइस के स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट्स में एक संघर्षरत रेडियो पत्रकार फ्रैंक बोनविले की भूमिका निभाई। 67 इसका प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ और नेटफ्लिक्स ने फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के अधिकार खरीद लिए। 68 हालांकि समीक्षाएं काफी हद तक नकारात्मक थीं। 70 बाना ने डिज्नी की द फाइनेस्ट ऑवर्स 2016 में भी एक भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने कोस्ट गार्ड के वारंट अधिकारी डेविड क्लफ की भूमिका निभाई थी। 71 उसी वर्ष बाना ने सेबस्टियन बैरी के इसी शीर्षक वाले उपन्यास पर आधारित द सीक्रेट स्क्रिप्चर में डॉक्टर स्टीफन ग्रेन की भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म को खराब प्रतिक्रिया मिली। 72 द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की सैंड्रा हॉल ने सोचा कि बाना के चरित्र में शांत तीव्रता दिखाई गई है। 2017 में बाना ने गाय रिची की किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड 2017 में ब्रिटेन के राजा और भविष्य के राजा आर्थर के पिता उथर पेनड्रैगन की भूमिका निभाई। 74 उसी वर्ष बाना ने एक ब्रिटिश नाटक द फॉरगिवेन में हत्यारे पीट ब्लोमफील्ड की भूमिका निभाई। 75 द फॉरगिवेन को मिश्रित स्वागत मिला। 76 विलेज वॉयस के आलोचक ने अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि फिल्म अनफोकस्ड थी। 77 2018 में बाना ने क्रिस्टोफर गोफर्ड के इसी नाम के सच्चे अपराध पॉडकास्ट पर आधारित ब्रावो मिनी सीरीज डर्टी जॉन में जॉन की भूमिका निभाई। 78 निर्माता एलेक्जेंड्रा कनिंघम ने कहा कि बाना मुख्य भूमिका के लिए उनकी पहली पसंद थी। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो भी फिल्में की है वह हमेशा निर्णय लेने में मार्गदर्शक रही है, निश्चित रूप से। 79 इवनिंग स्टैंडर्ड के डेविड सेक्सटन ने सोचा कि वह एकदम सही थे। डर्टी जॉन के रूप में बाना बहुत बढ़िया है, बहुत सेक्सी और आकर्षक होने के साथ साथ डरावने भी। 80 2021 में बाना ने जेन हार्पर की इसी नाम की किताब पर आधारित एक मिस्ट्री ड्रामा द ड्राई में अभिनय किया। 81 उसी वर्ष बाना ने एनिमेशन बैक टू द आउटबैक में जूकीपर चैज की आवाज दी। 82 2022 में उन्होंने एनिमेशन चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स में मोंटेरे जैक की आवाज दी। व्यक्तिगत जीवन आधिकारिक पहचान दस्तावेजों पर अभी भी उनका जन्म उपनाम बानाडिनोविक है। 2 1995 में टेलीविजन सीरीज फुल फ्रंटल पर काम करते हुए बाना ने रेबेका ग्लीसन, 7 नेटवर्क की प्रचारक और न्यू साउथ वेल्स के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की बेटी और बाद में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य न्यायाधीश मरे ग्लीसन के साथ डेटिंग शुरू की। 10 उन्होंने 1997 में शादी कर ली, जब बाना ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर उन्हें प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने 1996 में बैचलर ऑफ द ईयर नामित होने के बाद क्लियो मैगजीन से जीता। 84 85 बाना और ग्लीसन के 2 बच्चे हैं, क्लॉस जन्म 1999 और सोफिया जन्म 2002। क्लॉस ने वीसीए से फिल्म का अध्ययन करके स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जबकि सोफिया ने 2 साल का पूर्णकालिक नृत्य पूरा किया है और मेलबर्न विश्वविद्यालय में अंशकालिक डिग्री हासिल करना जारी रखती है। 11
बाना को नाटक के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2019 बर्थडे ऑनर्स में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AM का सदस्य नियुक्त किया गया। 87, 88 हितों और शौक। बाना एक मोटर रेसिंग उत्साही है और ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। 14 साल की उम्र में वह मोटर मैकेनिक बनने पर पूरा समय ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कूल छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें स्कूल पूरा करने के लिए मना लिया और उन्हें अपने शौक को नौकरी बनाने से बचने की सलाह दी। नवासी बाना ने अपनी पहली कार 1974 XB फोर्ड फाल्कन कूप 15 साल की उम्र में 100 में खरीदी और 90 इसे चलाकर 1996 में टारगा तस्मानिया में अपनी मोटर स्पोर्ट रेसिंग की शुरुआत की, जो तस्मानिया के आसपास एक सप्ताह की दौड़ थी। 91, 92, 2004 में बाना ने ऑस्ट्रेलिया के पोर्श चैलेंज में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पोर्श 944 खरीदा। 93, 21 अप्रैल 2007 को बाना ने 2007 टारगा तस्मानिया रैली में अपनी 1974 XB फाल्कन कूप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। वह और उनके सहचालक घायल नहीं हुए। 94 बाना 15 नवंबर 2009 को ब्रिटिश मोटरिंग शो टॉप गियर में स्टार इन ए रीजनेबली प्राइस्ड कार सेगमेंट के लिए एक अतिथि के रूप में दिखाई दिए। 95 बाना ऑस्ट्रेलियाई रूल्स फुटबॉल के एक प्रमुख प्रशंसक है। खेल के प्रति उनका प्यार कम उम्र में ही शुरू हो गया था, जब उनके गॉडफादर उन्हें ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग AFL में उनकी पसंदीदा टीम सेंट किल्डा फुटबॉल क्लब देखने के लिए खेल में ले गए थे। जब वह ऑस्ट्रेलिया वापस आए तो बाना को AFL गेम्स में देखा गया है। 96, 97 सेंट किल्डा FC के लिए उनके प्यार के परिणामस्वरूप क्लब को फिल्म फनी पीपल में दिखाया गया और बाना ने 2009 में फिल्म का प्रचार किया, विशेष रूप से NBC के लेट नाइट विद जिमी फॉलन में। 98, 2010 में बाना को सेंट्स नंबर 1 टिकट धारक नामित किया गया था। 99 दान का काम। स्टार ट्रेक की स्क्रीनिंग के दौरान कुवैत में अमेरिकी सैन्य कर्मियों के साथ बाना बेघर युवाओं के लिए फादर क्रिस रिले की चैरिटी यूथ ऑफ द स्ट्रीट्स के एक राजदूत है और संगठन की वार्षिक अपील का समर्थन करने वाले विज्ञापनों में रिले के साथ दिखाई दिए है। 100 बाना मेंटल इलनेस फेलोशिप के भी समर्थक है, जो ऑस्ट्रेलिया में मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करती है। 2004 में वे फेलोशिप के कई हाई प्रोफाइल विज्ञापनों में दिखाई दिए। 101 बाना ऑस्ट्रेलियन चाइल्डहुड फाउंडेशन और बोन मैरो डोनर इंस्टीट्यूट के अभियानों में भी सक्रिय है। 1995 से वे मेलबर्न में मोटरसाइकिल राइडर्स एसोसिएशन टॉय रन में भाग लेते रहे हैं, जो क्रिसमस पर जरूरतमंद बच्चों के लिए पैसे और खिलौने जुटाता है। 102 2005 में बाना ने लुप्तप्राय तस्मानियाई डेविल के बारे में वृत्तचित्र टेरर्स ऑफ तस्मानिया का वर्णन किया। यह फिल्म मैंगनीनी नामक एक मादा तस्मानियाई डेविल के जीवन पर आधारित थी और लाइलाज चेहरे के कैंसर पर चर्चा करती थी, जो इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए खतरा है। 103 उन्होंने RSPCA ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काम किया है और 2004 में ट्रॉय की फिल्मांकन के दौरान बर्लिन में पशु आश्रयों को धन दान किया था। 26 104 2007 में बाना ने ABC TV डॉक्यूमेंट्री सीरीज ऑस्ट्रेलियन स्टोरी का एपिसोड सम मीनिंग इन दिस लाइफ पेश किया। इस एपिसोड में अभिनेत्री बेलिंडा एम्मेट को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने फिल्म द नगेट में बाना के साथ सह-अभिनय किया था और पिछले साल कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। 105 2019 से 20 के ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर सीजन के दौरान बाना ने गिप्सलैंड इमरजेंसी रिलीफ फंड में दान का समर्थन करने के लिए रेडियो और टेलीविजन विज्ञापनों की एक श्रृंखला जारी की। सर निगेल जॉन डरमोट सैम नील, जन्म 14 सितंबर 1947, एक न्यूजीलैंड अभिनेता है। उनके करियर में नाटकों और ब्लॉकबस्टर दोनों में प्रमुख भूमिकाएं शामिल है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी व्यक्ति माना जाता है और उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक माना जाता है।
2. उत्तरी आयरलैंड में एक अंग्रेज माँ और न्यूजीलैंड के पिता के घर जन्मे नील 1954 में अपने परिवार के साथ क्राइस्टचर्च चले गए। उन्हें पहली बार फिल्म स्लीपिंग डॉग्स 1977 में अपनी उपस्थिति से पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने माई ब्रिलियंट करियर 1979, ओमेन 3, द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट, पोजेशन दोनों 1981, एविल एंजेल्स जिसे ए क्राई इन द डार्क के नाम से भी जाना जाता है 1988, डेड कैलम 1989, द हंट फॉर रेड अक्टूबर 1990, द पियानो 1993 और इन द माउथ ऑफ मैडनेस 1994 में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। जुरासिक पार्क 1993 में डॉ. एलन ग्रांट के रूप में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली और उन्होंने जुरासिक पार्क 3 2001 और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022 में भी यही भूमिका निभाई। फिल्मों के अलावा नील कई टेलीविजन सीरीज में अतिथि और आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं, जिनमें रीली, एस ऑफ स्पाइज 1983, द सिम्पसंस 1994, द ट्यूडर्स 2007, क्रूसो 2008 से 2010, हैप्पी टाउन 2010, अल्काट्राज 2012 और रिक एंड मॉर्टी 2019 शामिल है। उन्होंने मर्लिन 1998 और मर्लिन्स अप्रेंटिस 2006 में मुख्य किरदार मर्लिन की भूमिका निभाई और पीकी ब्लाइंडर्स 2013 से 2014 की पहली 2 सीरीज में मेजर चेस्टर कैंपबेल की भूमिका निभाई। उन्होंने कई वृत्तचित्र प्रस्तुत किए हैं। नील को मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आक्ता पुरस्कार, लॉन्गफोर्ड लायल पुरस्कार, न्यूजीलैंड फिल्म पुरस्कार और सर्वाधिक उत्कृष्ट अभिनेता के लिए लोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 3 गोल्डन ग्लोब और 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। 3. उन्होंने 2023 लोगीज में सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता के लिए सिल्वर लोगी पुरस्कार 4 जीता। प्रारंभिक जीवन। निगेल जॉन डरमोट नील का जन्म 14 सितंबर 1947 को ओमग में हुआ था, जो अंग्रेजी मां प्रिसिला बीट्राइस, नी इंगम और न्यूजीलैंड के पिता डरमोट नील के बेटे थे। 5 परिणामस्वरूप उनके पास न्यूजीलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के लिए 3 प्रलेखित राष्ट्रीयताएं हैं। 6. 7. उनके परदादा पर्सी नील ने बेलफास्ट को ऑस्ट्रेलिया के लिए छोड़ दिया था, जो मेलबर्न में व्यापारियों की एक फर्म में शामिल हो गए थे। 4 साल बाद 1863 में वह न्यूजीलैंड चले गए और डुनेडिन में बस गए। वह एक शराब व्यापारी का बेटा था जिसने फ्रांस से शराब आयात की थी। 8, 9, 10 नील के जन्म के समय उनके पिता उत्तरी आयरलैंड में तैनात थे। 12, 13 1954 में नील परिवार न्यूजीलैंड चला गया और क्राइस्टचर्च के कश्मीरी उपनगर में बस गया। 14 उन्होंने कश्मीरी प्राइमरी स्कूल और मेडबरी स्कूल, एक निजी प्रीप स्कूल में पढ़ाई की। 1 साल बाद उनके माता पिता और छोटी बहन जूलियट दक्षिण में अपने पिता के गृह नगर डुनेडिन चले गए। वे मैकेंड्रू बे में रहते थे, जहां बच्चे छुट्टियों में खुलेआम घूम सकते थे। 15 उन्होंने पहली बार स्कूल में खुद को सैम कहना शुरू किया क्योंकि वहां निगेल नाम के कई अन्य छात्र थे और क्योंकि उन्हें लगा कि निगेल नाम न्यूजीलैंड के खेल के मैदान के लिए थोड़ा अटपटा था। 16, 17, 18 1961 से उन्होंने क्राइस्टचर्च में एंग्लिकन लड़कों के बोर्डिंग और डे सेकेंडरी स्कूल क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने कानून पर विचार किया, लेकिन 1 साल बर्बाद हो गया जब वे कानून की सभी 4 इकाइयों में असफल हो गए। उद्धरण वांछित। नील कई नाटकों में थे, जैसे कि ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में थिसियस की भूमिका निभाना, जिसे कैंटरबरी यूनिवर्सिटी ड्रामा सोसाइटी के लिए नगियो मार्श द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने मर्विन थॉम्पसन द्वारा मैराट, साड़े के निर्माण में अभिनय किया, और जब एक अन्य अभिनेता वेलिंगटन सीजन से बाहर हो गया, तो नील ने उसे जैक्स रूक्स के रूप में बदल दिया। 19 नाटक का मंचन डाउनस्टेज थिएटर में किया गया था। उन्होंने अपने जीवन का समय बिताया और देखा कि कला
और नाटक क्राइस्टचर्च या डुनेडिन के विपरीत शहर के ताने बाने का हिस्सा थे। उन्होंने कैंटरबरी से वेलिंगटन के विक्टोरिया विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र इकाई के साथ कला स्नातक पूरा करने के लिए स्थानांतरित कर लिया। नील ने फिलिप मान द्वारा निर्देशित एक विश्वविद्यालय प्रोडक्शन में मैकबेथ की भूमिका निभाई, फिर डाउनस्टेज में एक पेशेवर अभिनेता के रूप में प्रति सप्ताह $25 के भुगतान के साथ साथ शो से पहले दर्शकों को परोसे गए भोजन से बचा हुआ रसोई का खाना भी शामिल किया। 2004 में ऑस्ट्रेलियाई टॉक शो इनफ रोप में साक्षात्कारकर्ता एंड्रयू डेंटन ने नील के हकलाने के विषय पर संक्षेप में बात की। उन्होंने याद किया कि इसने उनके जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित किया था और परिणामस्वरूप वह अक्सर खुद को यह उम्मीद करते हुए पाते थे कि लोग उनसे बात नहीं करेंगे ताकि उन्हें जवाब न देना पड़े। उन्होंने यह भी कहा, मैं इससे कुछ हद तक उबर गया हूं, लेकिन आप अभी भी मुझे एक हकलाने वाले के रूप में पहचान सकते हैं। आजीविका। न्यूजीलैंड। लैंडफॉल, अ फिल्म अबाउट आवरसेल्व्स, 1974 के चित्र। नील की पहली फिल्म न्यूजीलैंड की टेलीविजन फिल्म द सिटी ऑफ नो 1971 थी। इसके बाद उन्होंने एक लघु फिल्म द वाटर साइकिल 1972 और टेलीविजन फिल्म हंट्सडफर 1973 बनाई। नील ने न्यूजीलैंड नेशनल फिल्म यूनिट के लिए एक फिल्म टेलीफोन एटिकेट 1974 लिखी और निर्देशित की। उन्होंने लैंडफॉल 1975 में भी अभिनय किया। 21 न्यूजीलैंड में नील का सफल प्रदर्शन फिल्म स्लीपिंग डॉग्स 1977 थी, जो विदेशों में व्यापक रूप से प्रदर्शित होने वाली पहली स्थानीय फिल्म थी। ऑस्ट्रेलिया। नील ऑस्ट्रेलिया गए जहां उन्होंने टीवी शो द सुलिवंस में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने जूडी डेविस के साथ माई ब्रिलियंट करियर 1979 में रोमांटिक पुरुष प्रधान भूमिका निभाई, जो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। उन्होंने कुछ ऑस्ट्रेलियाई फिल्में बनाई जो कम देखी गई। द जर्नलिस्ट 1979, जस्ट आउट ऑफ रीच 1979 और अटैक फोर्स जेड 1981 और यंग रामसे और लुसिंडा ब्रेफोर्ड जैसे टेलीविजन प्रोडक्शंस में दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय करियर। 1981 में उन्होंने ओमेन 3 द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट में शैतान के बेटे डेमियन थॉर्न के रूप में अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका जीती। 22 उसी वर्ष उन्होंने आंद्रेज जुलावस्की की पंथ फिल्म पोजेशन में मुख्य भूमिका निभाई। 1982 की फिल्म इवान्हो ने नील को स्वीडन में एक स्थानीय सेलिब्रिटी बना दिया, जहां इसे 40 वर्षों तक हर नए साल के दिन एसवीटी पर प्रसारित किया जाता है। 23 वह जेम्स बॉन्ड की भूमिका में रोजर मूर की जगह लेने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में से एक थे, लेकिन टिमोथी डाल्टन से हार गए। उनकी कई ऑस्ट्रेलियाई भूमिकाओं में एविल एंजेल्स 1988, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाहर ए क्राई इन द डार्क के रूप में रिलीज में माइकल चेम्बरलेन की भूमिका निभाना शामिल है। 24 जो अजारिया चेम्बरलेन के मामले पर आधारित एक फिल्म है। नील 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नील ने कई फिल्मों और टेलीविजन नाटकों और हास्य नाटकों में नायक और कभी-कभी खलनायक की भूमिकाएं निभाई है। ब्रिटेन में उन्होंने लघु श्रृंखला रेली एस ऑफ स्पाइज 1983 में वास्तविक जीवन के जासूस सिडनी रेली की भूमिका निभाने के बाद शुरुआती प्रसिद्धि हासिल की और गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित हुए। अमेरिका में उनकी शुरुआती प्रमुख भूमिका 1987 की अमेरिका में थी, जिसमें उन्होंने एक वरिष्ठ केजीबी अधिकारी की भूमिका निभाई थी जो पराजित संयुक्त राज्य अमेरिका पर कब्जा और विभाजन का नेतृत्व कर रहा था। फिल्मों में उनकी प्रमुख और सहभिनीत भूमिकाओं में थ्रिलर डेड कैलम 1989, 22 दो-भाग ऐतिहासिक महाकाव्य ला रेवोल्यूशन फ्रैंकाइज 1989, मार्क्विस डी लाफायट के रूप में द हंट फॉर रेड अक्टूबर 1990, डेथ इन ब्रंसविक 1990, 22 जिसमें उन्हें पुराने दोस्त जॉन क्लार्क के साथ फिर से जोड़ा गया था, जुरासिक पार्क 1993, 25 साइरन्स 1994, द जंगल बुक 1994, जॉन कारपेंटर की इन द माउथ ऑफ मैडनेस
1995, इवेंट होराइजन 1997, बाइसेंटेनियल मैन 1999, कॉमेडी द डिश 2022 और जुरासिक पार्क 3 2001 शामिल है। नील ने न्यूजीलैंड की फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें द पियानो 1993, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स 2003, अंडर द माउंटेन 2009 और हंट फॉर द वाइल्डर पीपल 2016 शामिल है। उन्होंने 1995 में डॉक्यूमेंट्री सिनेमा ऑफ अनीज अ पर्सनल जर्नी बाय सैम नील 1995 के साथ निर्देशन में वापसी की, जिसे उन्होंने जूडी राइमर के साथ मिलकर लिखा और निर्देशित किया था। 1993 में उन्होंने एनी आर्चर के साथ क्वेश्चन ऑफ फेथ में सहाभिनय किया, जो एक स्वतंत्र नाटक था जो एक महिला के कैंसर को हराने और बच्चा पैदा करने के संघर्ष की सच्ची कहानी पर आधारित था। 2000 में उन्होंने द मैजिक पुडिंग में सैम सॉनॉफ के किरदार को आवाज दी। 2001 में उन्होंने बीबीसी के लिए स्पेस, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाइपरस्पेस नामक एक वृत्तचित्र श्रृंखला की मेजबानी और वर्णन किया। उन्होंने राजा आर्थर की किंवदंतियों पर आधारित लघु श्रृंखला मर्लिन 1998 में इसी नाम के जादूगर की भूमिका निभाई। उन्होंने इसके अगले भाग मर्लिन्स अप्रेंटिस 2006 में भी अपनी भूमिका दोहराई। नील ने ऐतिहासिक ड्रामा द ट्यूडर्स में कार्डिनल थॉमस वोल्सी की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, मुझे कहना होगा कि मुझे द ट्यूडर्स बनाने में बहुत मजा आया। 26 यह 6 महीने एक ऐसे किरदार के साथ रहे जो मुझे बेहद दिलचस्प लगा, एक ऐसे कलाकार के साथ जो मुझे बहुत पसंद आए और एक ऐसी कहानी के साथ जो मुझे बहुत सम्मोहक लगी। इसमें ऐसे तत्व हैं जिन्हें हरा पाना मुश्किल है। बदला और विश्वासघात, वासना और राजद्रोह, वे सभी चीजें जो अच्छी कहानियों का निर्माण करती है। स्टीफन विल्सन बेथेल, जन्म 24 फरवरी 1984, एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता है। 2 उन्हें सीबीएस डेटाइम सोप ओपेरा द यंग एंड द रेस्टलेस 2009 से 2011 में राइडर कैल्हन, 3-4 हार्ट ऑफ डिक्सी 2011 से 2015 में वेड किन्सेला, 5 लीगल ड्रामा ऑल राइज 2019 से 2023 में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मार्क कैलन और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज डेयरडेविल 2018 के तीसरे सीजन में बेंजामिन डेक्स, पॉइंडेक्सटर बटा बुलसाई और इसकी पुनरुद्धार सीरीज डेयरडेविल, बॉर्न अगेन 2025 वर्तमान के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह CW के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CW डिजिटल स्टूडियो आजीविका बेथेल ने टीन ड्रामा सीरीज द ओसी के एपिसोड द टेलीनोवेला में ब्रैड के रूप में ऑन स्क्रीन शुरुआत की। 6 उन्होंने JAG, कोल्ड केस और NCIS में अतिथि भूमिकाएं निभाई। 7 और एमी नामांकित मिनी सीरीज जेनरेशन किल में कॉर्पोरल इवान क्यूटिप स्टैफोर्ड की भूमिका निभाई, जिसमें अलेक्जेंडर स्कारसगार्ड ने अभिनय किया। 2 बेथेल ने 2008 की वियतनाम युद्ध फिल्म 1968 टनल रैट्स में अपनी फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने आर्मी स्पेशल ऑप्स सैनिक कॉर्पोरल ग्रीन की भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने CBS डेटाइम सोप ओपेरा द यंग एंड द रेस्टलेस में राइडर कैल्हन के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 9 CW की कॉमेडी ड्रामा सीरीज हार्ट ऑफ डिक्सी में बेथेल ने वेर किन्सेला की भूमिका निभाई, जो श्रृंखला के केंद्रीय चरित्र जो हार्ट का बुरा लड़का पड़ोसी था। 10 शो का निर्माण 2011 की शुरुआत में शुरू हुआ और इसका प्रीमियर 26 सितंबर 2011 को हुआ। 4 सीजन के बाद यह श्रृंखला 7 मई 2015 को समाप्त हुई। 11 बड़ी टीवी ने उन्हें 2011 के टीवी के सबसे सेक्सी पुरुषों की सूची में 14 स्थान दिया। 2012 में उन्हें इसी सूची में 2 स्थान दिया गया था। 12 वह ABC की कानूनी थ्रिलर सीरीज हाउ टू गेट अवे विद मर्डर के 4 एपिसोड में चार्ल्स महोनी के रूप में दिखाई दिए। 13 2017 में वह राउंड अबाउट थिएटर कंपनी के द लास्ट मैच के प्रोडक्शन में शामिल हुए,
जो पेशेवर टेनिस की दुनिया में स्थापित था। 2018 में वह डेयरडेविल के कलाकारों में बेंजामिन डेक्स पॉइंडेक्सटर के रूप में शामिल हुए, जिन्हें बुलसाई 14 के रूप में भी जाना जाता है, और उन्होंने डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2025 वर्तमान में भूमिका को दोहराया। 15/16/2019 में बेथेल ने सीबीएस कानूनी ड्रामा सीरीज ऑल राइज में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मार्क कैलन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। 17 व्यक्तिगत जीवन। बेथेल का जन्म 24 फरवरी 1984 को हिल्सबोरो, न्यू हैम्पशायर में हुआ था। वह कलाकार स्टीव बेथेल और लेखिका जॉयस मेनार्ड के पुत्र है। 18 उन्होंने 28 नवंबर 2020 को लिजल मार्टिनेज बालागुएर से शादी की। उद्धरण वांछित बेथेल यहूदी है। 19 उनकी एक बेटी है। उन्होंने अल्पकालिक फॉक्स टीवी श्रृंखला अल्काट्राज 2012 में एमरसन हॉसर के रूप में अभिनय किया। उन्होंने फंतासी साहसिक फिल्म द एडवेंचरर द कर्स ऑफ द मिडास बॉक्स 27/2014 में ओटो लुगर की भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के बर्मिंघम पर आधारित बीबीसी श्रृंखला पीकी ब्लाइंडर्स में उनकी भूमिका थी। उन्होंने मुख्य निरीक्षक चेस्टर कैंपबेल की भूमिका निभाई, जो एक क्रूर भ्रष्ट पुलिसकर्मी था जो चर्चिल के आदेश पर शहर की सफाई करने आया था। अगाथा क्रिस्टी की थ्रिलर पर आधारित 2015 की बीबीसी टीवी मिनी सीरीज एंड देन देयर वेयर नोन में उन्होंने जनरल मैकार्थर की भूमिका निभाई। 2016 में उन्होंने न्यूजीलैंड में बनी फिल्म हंट फॉर द वाइल्डर पीपल, जिसका निर्देशन ताइका वेटिटी ने किया था, और साथ ही आईटीवी मिनी सीरीज तूतनखामुन में भी अभिनय किया। 2017 में नील वेटिटी की फंतासी सीक्वल थॉर रैग्नारोक के एक दृश्य में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने ओडिन, जैसा कि एंथनी हॉपकिंस द्वारा चित्रित किया गया है, की भूमिका निभाई है। साथ ही ल्यूक हेम्सवर्थ और मैट डेमन क्रमशः थॉर और लोकी की भूमिका निभाते हैं। वह 2022 में थॉर लव एंड थंडर में भी इसी अभिनेता की भूमिका निभाएंगे। 2018 में उन्होंने मिस्टर मैकग्रेगर का किरदार निभाया और पीटर रैबिट में टॉमी ब्रॉक की आवाज भी दी। 2019 में उन्हें एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया में डेनिस गोल्डबर्ग की भूमिका के लिए चुना गया। हालांकि बाद में इस भूमिका को इयान हार्ट के साथ फिर से निभाया गया। 2019 के अंत में उन्हें जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में डॉ. एलन ग्रांट के अपने किरदार को फिर से निभाने की घोषणा की गई, जो जून 2022 में रिलीज होगी। 28/2022 में नील फॉक्सटेल के कानूनी ड्रामा द 12 में ब्रेट कोल्बी के रूप में दिखाई दिए। जब सीरीज को सीरीज 2 के लिए नवीनीकृत किया गया, तो नील मूल सीजन 1 के कलाकारों में से ऐसा करने वाले एकमात्र सदस्य होने के नाते कोल्बी की भूमिका को फिर से निभाएंगे। 29/16 सितंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि द 12 को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया है और नील कोल्बी के रूप में वापसी करेंगे। 30 दिसंबर 2024 को नील को द 12 में उनकी भूमिका के लिए 2025 आक्ता पुरस्कारों के लिए नामांकित घोषित किया गया। 21 जून 2024 को नील को नेटफ्लिक्स ड्रामा अनटेम्ड के कलाकारों में नामित किया गया। 32 व्यक्तिगत जीवन। 1980 में नील की मुलाकात अभिनेत्री लिसा हैरो से ओमेन 3 द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट 1981 की शूटिंग के दौरान हुई और उनका एक बेटा है। 33 उन्होंने 1989 में मेकअप आर्टिस्ट नोरिको वतनबे से शादी की और उनकी एक बेटी है। उन्होंने वतनबे की पहली शादी से हुई बेटी को भी गोद लिया था। 34-35 वह 2017 में वतनबे से अलग हो गए। 36-37 और 2018 से 2021 तक ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक पत्रकार लॉरा टिंगल को डेट किया। 38-39-40 अपने शुरुआती 20वें दशक में नील ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे गोद लेने के लिए रखा गया था। 1994 में वे फिर से मिले। 41 नील न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के एलेक्जेंड्रा में रहते हैं
और टू पैडॉक्स नाम की एक वाइनरी के मालिक है, जिसमें गिब्स्टन में एक और एलेक्जेंड्रा के पास 2 अंगूर के बाग है। ये सभी सेंट्रल ओटागो वाइन क्षेत्र में है। 42 उनका पेशा टू पैडॉक्स चलाना है। मैं चाहता हूं कि अंगूर का बाग मुझे सहारा दे, लेकिन मुझे डर है कि इसका उल्टा हो रहा है। यह बहुत किफायती व्यवसाय नहीं है, नील ने कहा। 26 यह हास्यास्पद रूप से समय और पैसा लेने वाला व्यवसाय है। अगर यह इतना संतोषजनक और मजेदार न होता तो मैं इसे नहीं करता, और यह मुझे कभी कभार परेशान कर देता है। 26 उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से खेत पर अपने कारनामों को साझा करने में मजा आता है। 43 वह अपने खेत के जानवरों का नाम फिल्म उद्योग के सहयोगियों के नाम पर रखते हैं। 44 नील न्यूजीलैंड लेबर पार्टी 45 और ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी का समर्थन करते हैं। वे 1979 से इक्विटी न्यूजीलैंड ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं। 46 मार्च 2023 में नील ने खुलासा किया कि स्टेज 3 एंजियोइम्यूनोब्लास्टिक टी सेल लिम्फोमा, एक प्रकार का रक्त कैंसर, का निदान होने के बाद वह मार्च 2022 से कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे, जो सूजी हुई ग्रंथियों के बाद हुआ था, जिसे पहली बार जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के प्रचार के दौरान देखा गया था। 47 उन्होंने कहा कि कैंसर में सुधार हो रहा है, लेकिन उन्हें जीवन भर मासिक कीमोथेरेपी की आवश्यकता होगी। 48 47 नील ने कैंसर के इलाज के दौरान काम से दूर बिताए अपने 1 साल का इस्तेमाल एक संस्मरण लिखने में किया, क्या मैंने आपको कभी यह बताया, जो मार्च 2023 में प्रकाशित होगा। योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान बटा JOSMTI बटा योह सेम T5 कैलिफोर्निया में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 6-7 इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में सिएरा राष्ट्रीय वन और उत्तर पश्चिम में स्टेनिस्लास राष्ट्रीय वन से लगती है। पार्क का प्रबंधन राष्ट्रीय उद्यान सेवा द्वारा किया जाता है और यह 4 काउंटियों में 7,59,620 एकड़ 1,187 वर्ग मील 3,074 किलोमीटर 2-3 में फैला है। टोलुमने और मारिपोसा में केंद्रित, उत्तर और पूर्व में मोनो तक और दक्षिण में मदेरा तक फैला हुआ है। 1984 में विश्व धरोहर स्थल नामित योसेमाइट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ग्रेनाइट चट्टानों, झरनों, स्पष्ट धाराओं, विशाल सिकोया के पेड़ों, झीलों, पहाड़ों, घास के मैदानों, ग्लेशियरों और जैविक विविधता के लिए मान्यता प्राप्त है। 8 पार्क का लगभग 95% हिस्सा जंगल घोषित है। 9 योसेमाइट सिएरा नेवादा पर्वत श्रृंखला में सबसे बड़े और सबसे कम खंडित आवास ब्लॉकों में से एक है। इसकी भूविज्ञान की विशेषता ग्रेनाइट और पुरानी चट्टानों के अवशेष है। लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले सिएरा नेवादा ऊपर उठा और झुका हुआ था, जिससे इसकी अनूठी ढलानें बनी, जिससे नदियों और नालों की ढलान बढ़ गई और गहरी, संकरी घाटियां बन गईं। लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले ऊंचाई पर हिमनदों का निर्माण हुआ। वे ढलान से नीचे की ओर बढ़े, जिससे युवाकार की योसेमाइट घाटी का निर्माण हुआ। 8 मनुष्यों ने पहली बार इस क्षेत्र में 10,000 से 8,000 साल पहले प्रवेश किया होगा। मूल अमेरिकी लगभग 4,000 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। 11 यूरोपीय अमेरिकियों ने 1833 तक इस क्षेत्र में प्रवेश किया और बसने वालों ने पहली बार 1851 में घाटी में प्रवेश किया। जेम्स डी सैवेज को उस क्षेत्र की खोज का श्रेय दिया जाता है, जो योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान बन गया। 12 योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यानों की अवधारणा के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। गैलेन क्लार्क और अन्य ने योसेमाइट घाटी को विकास से बचाने के लिए पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1864 के योसेमाइट अनुदान पर हस्ताक्षर किए, जिसने योसेमाइट को संघ द्वारा संरक्षित भूमि घोषित किया। 13 1890 में जॉन मुइर ने कांग्रेस को योसेमाइट घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक सफल आंदोलन का नेतृत्व किया। इससे राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।
13 योसेमाइट में सालाना लगभग 4 मिलियन आगंतुक आते हैं। 14 अधिकांश आगंतुक अपना अधिकांश समय घाटी के 7 वर्ग मील 18 वर्ग किलोमीटर में बिताते हैं। 8 पार्क ने 2016 में पहली बार 5 मिलियन आगंतुकों को पार करते हुए एक विजिट रिकॉर्ड बनाया। 15 स्थान नाम योसेमाइट शब्द मिवोक में योहेमेटी वे हत्यारे है से लिया गया ऐतिहासिक रूप से उस नाम को संदर्भित करता है जो मिवोक ने अहवाहनीची निवासी स्वदेशी जनजाति को दिया था। 17 18 19 इससे पहले इस क्षेत्र को इसके एकमात्र स्वदेशी निवासियों अहवाहनीची द्वारा अहवाहनी बरामुन्ह कहा जाता था। 17 मिवोक में योसेमाइट शब्द ग्रिजली भालू के लिए एक समान शब्द के साथ आसानी से भ्रमित होता है और अभी भी एक आम गलत धारणा है। एस्केप आर्टिस्ट्स प्रोडक्शंस LLC, जिसे आमतौर पर एस्केप आर्टिस्ट्स के रूप में जाना जाता है, एक अमेरिकी स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित मोशन पिक्चर और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी है जिसका सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ एक गैरन्य सौदा है, जिसके प्रमुख साझेदार स्टीव टिस्क, टॉड ब्लैक, जेसन ब्लूमेंथल और डेविड ब्लूमफील्ड है। कंपनी का प्रोडक्शन कार्यालय कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में सोनी पिक्चर्स स्टूडियो के एस्टेयर बिल्डिंग में स्थित है। इतिहास 2000 में स्टीव टिश कंपनी का टॉड ब्लैक और जेसन ब्लूमेंथल की ब्लैक एंड ब्लू के साथ विलय हो गया और एस्केप आर्टिस्ट्स का गठन हुआ। यह मूल रूप से एक फिल्म वित्तपोषण कंपनी थी जिसका कोलंबिया पिक्चर्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों के साथ एक समझौता था। एक एस्केप आर्टिस्ट्स के बैनर तले पहली निर्मित फिल्म ए नाइट्स टेल थी जिसमें मई 2001 में हीथ लेजर ने अभिनय किया था। 2005 की शरद ऋतु में एस्केप आर्टिस्ट्स ने द वेदर मैन रिलीज की जिसका निर्देशन गोर वर्बिंस्की ने किया था और जिसमें निकोलस केज और माइकल केन ने अभिनय किया था। उनकी अगली फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसका निर्देशन गैब्रियल मुचिनो ने किया था और जिसमें विल स्मिथ ने अभिनय किया था, दिसंबर 2006 में रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में टिकटों की बिक्री से $300 मिलियन से अधिक की कमाई की। साथ ही विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकन भी मिला। गैब्रियल मुचिनो द्वारा निर्देशित और विल स्मिथ अभिनीत एक और फिल्म 7 पाउंड्स दिसंबर 2008 में रिलीज हुई। एस्केप आर्टिस्ट्स ने नील बर्गर द्वारा निर्देशित और केविन हार्ट द्वारा अभिनीत द अपसाइड का निर्माण किया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2019 को STX एंटरटेनमेंट और लैंटर्न एंटरटेनमेंट के माध्यम से रिलीज किया गया था। एस्केप आर्टिस्ट्स ने द इक्वलाइजर के तीनों फिल्म रूपांतरणों का निर्माण किया, जिनमें सबसे हालिया 2023 की फिल्म द इक्वलाइजर 3 है। तीनों फिल्मों में डेनिजल वाशिंगटन ने रॉबर्ट मैक्कल की मुख्य भूमिका निभाई है। फरवरी 2013 में 12 साल के अनुभवी डेविड ब्लूमफील्ड को एस्केप आर्टिस्ट्स का पार्टनर बनाया गया। 2 अक्टूबर 2014 में कंपनी ने एफएक्स प्रोडक्शंस के साथ अपना पहला लुक समझौता किया। 3 अगस्त 2019 में MGM टेलीविजन ने एस्केप आर्टिस्ट्स के साथ अपना पहला लुक सौदा किया। 4 फिल्मों की सूची। वर्ष शीर्षक उत्पादन साझेदार 2001 एक शूरवीर की कहानी सोनी पिक्चर्स रिलीज। 2003 एलेक्स और एम्मा वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, फ्रैंचाइज पिक्चर्स, कैसल रॉक एंटरटेनमेंट और एप्सिलॉन मोशन पिक्चर्स। 2005 मौसम आदमी श्रेष्ठ तस्वीर। 2006 द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ओवरब्रुक एंटरटेनमेंट। 2008 7 पाउंड। 2009 जानने समिट एंटरटेनमेंट। पेलहम पर कब्जा 123 सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, मेट्रो गोल्डविन मेयर और स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस। 2010 बैकअप योजना CBS फिल्म्स। 2012 उम्मीदें हिलोर मार रही है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, मेट्रो गोल्डविन मेयर और मैंडेट पिक्चर्स। 2014 सेक्स टेप सोनी पिक्चर्स रिलीज। इक्वलाइजर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और विलेज रोड शो पिक्चर्स। 2015 अधूरा काम 20वीं सेंचुरी फॉक्स
और रीजेंसी एंटरप्राइजेज। खब्बा द वेनस्टाइन कंपनी। 2016 शानदार 7 सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, मेट्रो गोल्डविन मेयर और विलेज रोडशो पिक्चर्स। योसेमाइट के स्वदेशी मूल निवासी खुद को अहवाहनीची कहते थे, जिसका अहवाहनी में अर्थ निवासी होता है। 21 अहवाहनीची लोग एकमात्र जनजाति थे जो पार्क की सीमाओं के भीतर रहते थे, लेकिन अन्य जनजातियां आसपास के क्षेत्रों में रहती थीं। साथ में उन्होंने कैलिफोर्निया में एक बड़ी स्वदेशी आबादी का गठन किया, जिसे दक्षिणी सिएरा मिवोक कहा जाता है। 22 वे उत्तरी पेयूट और मोनो जनजातियों से संबंधित है। सेंट्रल सिएरा मिवोक और योकुट्स जैसी अन्य जनजातियां, जो दोनों सैन जोकिन घाटी और मध्य कैलिफोर्निया में रहती थीं, व्यापार और अंतर्जातीय विवाह करने के लिए योसेमाइट आती थीं। 23 इसके परिणामस्वरूप संस्कृति का एक सम्मिश्रण हुआ, जिसने प्रारंभिक अमेरिकी बस्तियों और शहरी विकास के बाद उनके अस्तित्व को खतरे में डालने के बाद योसेमाइट में उनकी उपस्थिति को संरक्षित करने में मदद की। 22 1848 से 1855 का कैलिफोर्निया गोल्ड रश मूल आबादी को प्रभावित करने वाली एक बड़ी घटना थी। इसने 1849 में 90,000 से अधिक यूरोपीय अमेरिकियों को इस क्षेत्र में खींचा, जिससे सोने के खनिकों और निवासियों के बीच संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 24 गोल्ड रश से लगभग 70 साल पहले मूल निवासियों की अनुमानित आबादी 3 लाख थी, जो जल्दी ही घटकर 1,50,000 हो गई और केवल 10 साल बाद लगभग 50,000 ही बचे। 11 इस गिरावट के कारणों में बीमारी, जन्म दर में कमी, भूखमरी और संघर्ष शामिल थे। योसेमाइट में संघर्ष, जिसे मारिपोसा युद्ध के रूप में जाना जाता है, कैलिफोर्निया नरसंहार का हिस्सा था। 25 इसकी शुरुआत दिसंबर 1850 में हुई, जब कैलिफोर्निया ने यूरोपीय अमेरिकी प्रवाह के प्रति मूल अमेरिकी प्रतिरोध को दबाने के लिए मूल निवासियों को विवादित क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एक राज्य मिलिशिया को वित्त पोषित किया। 26 योसेमाइट जनजातियां अक्सर बसने वालों और खनिकों से चोरी करती थीं, कभी कभी उन्हें मार देती थीं, अपने लोगों के विनाश, पालतू बनाने और अपनी जमीनों और संसाधनों के नुकसान का बदला लेने के लिए। 11 मारिपोसा बटालियन का युद्ध और गठन आंशिक रूप से फ्रेस्नो के एक व्यापारी जेम्स सैवेज से जुड़ी एक घटना का परिणाम था, जिसकी व्यापारिक चौकी पर दिसंबर 1850 में हमला हुआ था। घटना के बाद सैवेज ने अन्य खनिकों को एकजुट किया और मूल निवासियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए स्थानीय अधिकारियों का समर्थन हासिल किया। 1851 की शुरुआत में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का मेजर और मारिपोसा बटालियन का नेता नियुक्त किया गया। 11 वह और कैप्टन जॉन बोलिंग, चीफ तेनाया के नेतृत्व में अहवाहनीची लोगों का पीछा करने और उन्हें पश्चिम की ओर खदेड़ने और योसेमाइट से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार थे। 27 11 मार्च 1851 में सैवेज की कमान के तहत मारिपोसा बटालियन ने लगभग 70 अहवाहनीची को पकड़ लिया और उन्हें फ्रेस्नो के एक आरक्षण में ले जाने की योजना बनाई, लेकिन वे भाग निकले। बाद में मई में बोलिंग की कमान के तहत बटालियन ने चीफ तेनाया सहित 35 अहवाहनीची को पकड़ लिया और उन्हें आरक्षण तक ले गए। अधिकांश को अंततः छोड़ने की अनुमति दी गई और बाकी भाग निकले। 11 तेनाया और अन्य सिएरा नेवादा के पार भाग गए और मोनो लेक पायूट्स के साथ बस गए। तेनाया और उसके कुछ साथी अंततः 1853 में या तो घोड़े चुराने या जुए के एक संघर्ष में मारे गए। तेनाया के समूह और अन्य अहवाहनीची के बचे लोगों को मोनो लेक पायूट जनजाति में शामिल कर लिया गया। 11 28 29 योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में तेनाया लॉज के लिए सेल मैक्कारोन द्वारा निर्मित चीफ तेनाया की मूर्ति। इस बटालियन के विवरण योसेमाइट घाटी में यूरोपीय अमेरिकियों के प्रवेश की पहली सुप्रलेखित रिपोर्टें थीं। सैवेज की यूनिट में डॉक्टर लाफायेट बन्नेल भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में द डिस्कवरी ऑफ द योसेमाइट में घाटी के अपने विस्मयकारी अनुभवों के बारे में लिखा। बन्नेल को चीफ तेनाया के साथ अपने साक्षात्कारों के आधार पर योसेमाइट घाटी का नामकरण करने का श्रेय दिया जाता है।
बन्नेल ने लिखा है कि चीफ तेनाया अहवाहनी कॉलोनी के संस्थापक थे। 30 बन्नेल का यह गलत मानना था कि योसेमाइट शब्द का अर्थ पूर्ण विकसित ग्रिजली भालू है। 31 स्वदेशी लोगों की निरंतर उपस्थिति। योसेमाइट क्षेत्र की मोनोलेक पायूट और दक्षिणी सिएरा मिवोक मूल अमेरिकी कलाकार लूसी टेल्स 1885 से 1955 द्वारा बुनी गई टोकरी। मारिपोसा युद्ध के बाद मूल अमेरिकी कम संख्या में योसेमाइट क्षेत्र में रहने लगे। शेष योसेमाइट अहवाहनीची जनजाति के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा 1851 में निर्मित एक गांव में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया था। 11 उन्होंने इस शिविर और अपने सीमित अधिकारों के भीतर रहना सीखा। रोजगार और छोटे व्यवसायों के माध्यम से पर्यटन उद्योग में प्रवेश करके, माल का निर्माण और बिक्री करके और सेवाएं प्रदान करके बदले हुए वातावरण के अनुकूल होना सीखा। 22 1953 में राष्ट्रीय उद्यान सेवा ने सभी गैर कर्मचारी मूल निवासियों को पार्क में रहने से प्रतिबंधित कर दिया और जिन गैर कर्मचारियों के पास निवास था उन्हें बेदखल कर दिया। 1969 में पार्क में केवल कुछ ही परिवार बचे थे। राष्ट्रीय उद्यान सेवा ने पार्क के भीतर रहने वाले शेष मूल लोगों, सभी पार्क कर्मचारियों और उनके परिवारों को पार्क कर्मचारियों के लिए एक सरकारी आवास क्षेत्र में बेदखल कर दिया। 32 26 एक पुनर्निर्मित अहवाहनी का भारतीय गांव योसेमाइट संग्रहालय के पीछे स्थित है, जो योसेमाइट घाटी आगंतुक केंद्र के बगल में स्थित है। 33 34 35 19वीं सदी के अंत तक योसेमाइट में सभी मूल निवासियों की आबादी निर्धारित करना मुश्किल था। अनुमान 30 से लेकर कई सौ तक थे। अहवाहनीची लोगों और उनके वंशजों की पहचान करना मुश्किल था। 11 अंतिम पूर्ण अहवाहनीची की मृत्यु 1931 में हुई। उसका नाम तोतुया या मारिया लेब्राडो था। वह चीफ तेनाया की पोती थीं और अपने पैतृक घरों से बाहर निकाले गए कई लोगों में से एक थीं। 11 26 अहवाहनीची अपने वंशजों, अपने साथी योसेमाइट मूल निवासियों की स्मृति के माध्यम से और स्मिथसोनियन और योसेमाइट संग्रहालय में योसेमाइट प्रदर्शनी के माध्यम से जीवित है। 11 आत्मसंरक्षण और लचीलेपन की एक विधि के रूप में कैलिफोर्निया के स्वदेशी लोगों ने 1851 और 1852 में संधियों का प्रस्ताव रखा। 11 दक्षिणी सिएरा मिवुक राष्ट्र जनजातीय संप्रभुता और संघीय मान्यता की मांग कर रहा है। 26 36 राष्ट्रीय उद्यान सेवा ने पवित्र स्थलों की रक्षा करने और मूल निवासियों को अपने वतन लौटने और राष्ट्रीय उद्यान के संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए नीतियां। तो बात कर ले तो इसके एपिसोडों की, तो सेक्शन 1 के अंदर हमें तकरीबन 6 एपिसोड देखने को मिल रहा है, जो कि 17 जुलाई को एक साथ रिलीज़ कर दिए जाएंगे। बाकी इंडिया के अंदर ये हिंदी में भी देखने को मिल रही है। बाकी ऐसी एडवेंचर टाइप आपको यदि सीरीज देखना पसंद है तो आपके लिए बेस्ट यूज़ रहने वाली है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके लिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।